हाउ वी ब्रीथ, हम सांस किस तरीके से लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम मैनी ऑफ द बॉडीज अदर एक्शंस। ब्रीथिंग डिफरेंट प्रोसेस है आपकी बॉडी के दूसरे एक्शन से, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपके पहली बात आपके कंट्रोल में नहीं होता। वी कैन अल्टर हाउ क्विकली हाउ डीपली वी ब्रीथ फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम बहुत थोड़े टाइम के लिए चेंजिंग कर सकते हैं अपनी ब्रीथिंग को। हम जैसे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दें या स्लो सांस लेना शुरू कर दें, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम ये कर सकते हैं। बट एज सुन एज वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट आवर ब्रीथिंग गोज़ बैक टू नॉर्मल। और जब हम इसके बारे में सोचना ख़त्म करेंगे, अब अपने दिमाग को इसमें इन्वॉल्व करना ख़त्म करेंगे, वैसे ही आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल पे आ जाएगी। यानी कि अगर आप सोचें कि मैंने 2 मिनट तक सांस तेज़ी से लेनी है, तो आप ले लेंगे तेज़ी से, लेकिन जैसे ही आप भूलेंगे इस बात को, आपका सांस ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा और आप जिस तरीके से नॉर्मली सांस लेते हैं उस तरीके से लेना शुरू कर देंगे। व्हेन वी ब्रीथ आवर चेस्ट चेंजेस शेप। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट की, सीने की शेप चेंज हो जाती है। दीज मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द मूवमेंट्स ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। और ये मूवमेंट किस वजह से होती हैं, आपकी पसलियों और आपकी डायफ्राम की वजह से। अब डायफ्राम क्या है, आगे हम बात करते हैं। द डायफ्राम इज़ अ टफ डोम शेप शीट ऑफ मसल्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ द चेस्ट। आपके सीने के नीचे वाले हिस्से पे एक सख्त डोम शेप यानी कि गुंबद की शेप की शीट ऑफ मसल्स की शीट होती है। डायफ्राम एक टफ होती है यानी कि सख्त, डोम शेप होती है गुंबद की शेप की, शीट ऑफ मसल्स की शीट होती है अक्रॉस द बॉटम ऑफ द चेस्ट, आपकी चेस्ट के बॉटम पे नीचे की जानिब पे तह में। इट हेल्प्स टू मेक द चेस्ट इनटू एन एयर टाइट बॉक्स। अच्छा, ये किस चीज़ में मदद करती है, चेस्ट को एक एयर टाइट बॉक्स बनाने में, कि जब सांस आप अंदर लेके जाते हैं तो ये उस चीज़ में मदद करती है कि आपकी चेस्ट का जो अंदर वाला पोर्शन है बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स की तरह हो जाए। बोथ द रिब्स एंड डायफ्राम आर मूव बाय मसल्स। जो सी रिब्स हैं आपकी पसलियाँ और डायफ्राम, ये दोनों किस चीज़ से मूव करती हैं, मसल्स से। ठीक है। ईच पेयर ऑफ रिब्स हैज़ मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन दैम। हर रिब के पेयर में मसल्स होते हैं दोनों के दरमियान में। ठीक है। और उन मसल्स को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। यही मसल जो हैं आपकी रिब्स को ऊपर की जानिब, आगे की जानिब, पीछे की जानिब मूव करने में हेल्प करते हैं। Together, the intercostal muscles and the muscles of the diaphragm can make the volume of the chest cavity larger or smaller. जी, आपके इंटरकोस्टल मसल्स और आपके डायफ्राम दोनों के मसल्स मिलके आपकी जो चेस्ट होती है, चेस्ट कैविटी होती है, उसको बड़ा और छोटा करने में हेल्प करते हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो एक टाइम में बड़ी हो जाती है आपकी चेस्ट कैविटी और एक टाइम में आपकी चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है। ठीक है। When we breathe in or inhale, the diaphragm is pulled down and the rib cage is pulled upward. जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, जैसे मैंने अभी सांस अपने अंदर लिया, जब मैं अपने सांस अंदर लेके गई तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो जाती है और जो रिब केज है वो अपवर्ड हो जाता है, यानी बाहर की तरफ। जो आपकी पसलियाँ हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ हो जाती है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट गेट्स बिगर। और आपके जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस होता है वो बड़े से बड़ा हो जाता है। एयर रशेज इनटू द लंग्स टू ट्राई टू फिल अप द एक्स्ट्रा स्पेस। और जो हवा होती है वो आपके लंग्स के अंदर चली जाती है और आपके लंग्स फूल के बड़े हो जाते हैं और इस जगह को जो बनी हुई होती है उसको घेर लेते हैं। When we breathe out, जब हम सांस बाहर निकालते हैं और एक्सेल या बाहर ब्रीथ आउट सांस बाहर लेते हैं या एक्सेल करते हैं, द मसल्स रिलैक्स। मसल्स जो कहते हैं वो रिलैक्स करते हैं, लाइक दिस। द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड द रिब केज इज लोअर्ड। डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और जो रिब केज है वो अंदर की तरफ मूव करता है। अब आप अपना सांस अंदर लेके देखें, सुकून से, जैसे आप सांस बाहर निकालें और सुकून रिलैक्स फील करेंगे और जो आपकी जो रिब केज है, जो सीना है आपका, वो अंदर की तरफ जाएगा। द स्पेस इन द चेस्ट गेट्स स्मॉलर एंड एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। और जो आपकी चेस्ट कैविटी का स्पेस है वो छोटा हो जाएगा, उसमें जगह कम हो जाएगी और जो आपकी जो आप हवा अंदर लेके गए थे वो जब आपकी बाहर निकल जाएगी लंग से सांस के ज़रिए। यहाँ एक पिक्चर है जिसके ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ।
ब्रीथ इन यानी इनहेल करना, जब आप सांस को अंदर लेके जा रहे होते हैं, आप देख रहे होंगे सांस अंदर जा रही है, हवा अंदर जा रही है। अब ये हवा जब अंदर आई तो आप ये देखें, ये आपका जो चेस्ट कैविटी है ये बाहर की तरफ, एरो के नज़रिए से आपको नजर आएगा ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, और ये जो आपकी डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट आप क्या है, एक्सहेलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सांस यानी हवा बाहर निकाल रहे हैं नाक के ज़रिए से, और उसमें क्या हो रहा है, आपकी डायफ्राम ऊपर की जानिब मूव कर रही है और आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो अंदर की जानिब मूव कर रही है। अब आप इन दोनों पिक्चर्स में फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ आपकी चेस्ट बहुत अंदर है और यहाँ आपकी चेस्ट बहुत बाहर है। यहाँ आपकी चेस्ट के गैप नज़र आ रहा है बाहर होने की वजह से, और यहाँ आपकी चेस्ट में ज़्यादा गैप नहीं है क्योंकि वो अंदर की जानिब मूव कर चुकी है। ये इनहेल और एक्सहेल का फ़र्क है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है। मेकिंग द एयर मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन। हवा को नम करना, गर्म करना और क्लीन, साफ़ करना। किस तरीके से होता है, जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं उसको हम किस तरीके से साफ़ करें अपनी बॉडी के लिए, उसको हम थोड़ा अपनी बॉडी के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करें और उसको मॉइस्ट करें, उसकी नमी मेंटेन करें अपनी बॉडी के हिसाब से। You can see from the diagram on page number 10 that it is possible for air to enter the lungs through either the mouth or nose। आप पेज नंबर 10 पे एक डायग्राम आपको दिखाई गई, वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हवा है वो आपके लंग्स और आपके नोज़ और आपके माउथ दोनों रास्तों से इंटर हो सकती है। मैंने भी आपको बताया था अभी कि आपके नाक और आपके मुंह दोनों जगह से हवा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सांस की नाली के अंदर इंटर हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू ब्रेथ इन थ्रू द नोज़। सबसे बेस्ट क्या तरीका होता है कि आप नोज़ के ज़रिए से सांस अंदर लेकर जाएं, मुंह के ज़रिए के बजाय नोज़ के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से आप सांस लेकर अंदर लेकर जाएं, ये आपके लिए बेस्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड आउट बाय द हेयर्स इनसाइड द नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। नाक की जो कैविटी है और नाक है, पूरी नाक की कैविटी अंदर वाली और नाक, उसके अंदर कुछ हेयर्स लगे हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं आपकी नाक के अंदर और नाक की पूरी कैविटी के अंदर, जो क्या करते हैं, जर्म्स को, जरासीम को और डस्ट के पार्टिकल्स को वहाँ से रोक लेते हैं और अंदर नहीं आने देते। द एयर इज़ ऑल्सो वार्म्ड बाय द ब्लड वेसल्स इन द नोज एंड मॉइस्चर्ड बाय द स्लिमी म्यूकस प्रोड्यूस बाय इट्स लाइनिंग। अच्छा, अब बात आ गई आपकी हवा को वार्म किस तरह किया जाए और उसमें नमी किस तरह लाई जाए। वार्म किस तरीके से होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं आपकी नोज़ के अंदर, जो आपको आपके जो सांस आप अंदर लेकर जा रहे हैं उसको वार्म कर देता है, ठीक है। खून की शरेयानें मौजूद होती हैं जो आपका सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, हवा अंदर लेकर जा रहे हैं, उसको थोड़ा वार्म कर देती है। और वहीं पे आपकी नाक के अंदर, नाक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, अंदर वाली परत होती है, उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है, बहुत चिपचिपा सा, ठीक है। वो आपकी नाक के अंदर मौजूद होता है। वो आपकी जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चर कर देता है, यानी उसमें नमी डाल देता है थोड़ी सी। The air is further warmed by the many blood vessels that line the nasal cavity। और फिर क्या होता है, पहले नाक के अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से आपकी एयर जो सी है उसको वार्म किया जाता है। उसके बाद अंदर कंप्लीट नेज़ल कैविटी के अंदर जब आपकी हवा आती है सांस के ज़रिए, तो क्या है, वहाँ पे उसको वार्म किया जाता है। आपकी नाक के अंदर लाइनिंग होती है, आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, वहाँ पे उसको दोबारा से वार्म किया जाता है। एनी डस्ट एंड जर्म दैट आर इन द एयर you have breathes in get caught in the mucus and are wafted towards the throat by tiny hairs called cilia that protects the nasal passageways and other parts of the respiratory tract। हाँ जी, उसके बाद क्या होता है, जो आप हवा अंदर लेके जाते हैं वो अंदर जाते जाते आपकी नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं। आगे आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं, जिन्हें कहते हैं सीलिया। वो उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं, उस डस्ट को जो आपकी हवा के साथ अंदर आ रही होती है उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं और आपके जितना भी सांस लेने का रास्ता है उसको महफूज बना देते हैं। और उसके तमाम सांस लेने के रास्ते के अंदर आपके सीलिया मौजूद होते हैं जो आपके सांस को साफ़ रखते हैं, आपकी जो हवा आप अंदर लेके जा रहे हैं उसको साफ़ रखते हैं।
If you breathe in through the mouth, dirty cold air can enter your lungs. अगर आप मुंह के ज़रिए से सांस ले रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रॉपरली मौजूद नहीं होती जो सांस को साफ़ कर सके। तो क्या होगा, आप गंदी हवा भी अंदर लेके जा सकते हैं, ड्राई खुश्क हवा भी जिसका टेम्परेचर सेटल नहीं होगा, कोल्ड ठंडी हवा भी, किसी भी किस्म की हवा जो आप अंदर लेके जा सकते हैं मुंह के ज़रिए से। नाक के ज़रिए से अगर आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे म्यूकस मौजूद है, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, वहाँ पे सीलिया मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पे माइन्यूट हेयर्स मौजूद हैं जो कि क्या करेंगे, डस्ट को और उसके टेम्परेचर को और उसकी सफाई को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है विंड पाइप, सांस की नाली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सब के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। सम ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस विच मॉइस्चराइज द एयर एज इट इज़ ब्रीथ्ड इन। कुछ जो से इनमें से सेल्स हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस बनाते हैं। वो म्यूकस क्या करता है, वो उस हवा को जो आप अंदर लेकर जा रहे हैं उसमें नमी पैदा करता है। द ब्लड वेसल्स अराउंड द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल कैरी वार्म ब्लड। और आपकी सांस की नाली, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के आसपास जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उनके अंदर गर्म खून होता है, वार्म ब्लड होता है। दिस वार्म्स द एयर, वो क्या करता है, उस हवा को जो आप अंदर लेके जा रहे होते हैं उसको भी गर्म कर देता है, वार्म कर देता है। ऑक्सीजन इन द वार्म मॉइस्ट एयर कैन देन पास थ्रू द एयर सैक्स मोर इजीली। और उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है जो इस मॉइस्ट एयर में मौजूद होती है वो आपके एयर सैक्स में आसानी से पहुंच जाती है। जब उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है, उसकी ओरिजिनल शक्ल में ले आते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, उसको मॉइस्ट रखते हैं, उसको वार्म रखते हैं, तो वो आसानी से आपके एयर सैक्स में चली जाती है। फिर आपको मैंने बताया था एयर सैक्स से वो ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एयर सैक्स में आ जाती है और इस तरीके से ये आपके नाक से या मुँह से बाहर निकल जाती है। जैसे कि आपके लंग्स जो से हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमेशा के लिए। कुछ जो ये एयर ट्यूब्स मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स की लाइनिंग होती हैं, ठीक है, और उनमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जो उन ट्यूब्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो सीलिया होते हैं, इन छोटे छोटे बालों को सीलिया कहते हैं। बहुत छोटे माइन्यूट हेयर्स होते हैं, इनको सीलिया कहते हैं। ये हमेशा मूविंग होते हैं, हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं, ब्रश की तरह मूव कर रहे होते हैं। जैसे एक ब्रश मूव करवाते हैं उस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, एट अ टाइम क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो जो डर्टी म्यूकस होता है, वो वाला म्यूकस जिसमें डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो क्या होता है, वो आपके नोज़ की तरफ चला जाता है। नोज़ की जो बाहर की ओपनिंग है वहाँ आ जाता है और वहाँ आप उसको हैंड करचीफ या टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं। आपको भी पता है जब आप नोज़ की सफाई करते हैं तो आपको डर्टी म्यूकस वहाँ पे नज़र आता है, एक चिपचिपा सा डर्टी सा ब्लैकिश सा कलर का आपको मटेरियल नज़र आता है नोज़ में। वो क्या होता है, वो डर्टी म्यूकस होता है, वो वाला म्यूकस जिसमें हमारी हवा की जितना भी कचरा है वो उसमें महफूज होता है, डस्ट वगैरह। एनी म्यूकस दैट गोज इनटू द थ्रोट इज़ कफ्ड अप। और अगर कोई म्यूकस आपके गले में चला जाए तो वो खांसी और स्वेलोड व्हेन इट गोज टू द स्टमक, खांसी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी मुंह से कभी कभी बाहर निकल जाता है, या ये होता है कि आप उसको निगल लेते हैं और अपने स्टमक में ले जाते हैं। अब स्टमक में इसके साथ क्या होता है, वहाँ पे एसिड मौजूद होता है। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे एसिड मौजूद होता है। वो क्या करता है, उन जर्म्स को फ़ौरन से मार देता है जो उस म्यूकस में मौजूद होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं उनको फ़ौरन से मार देता है। ये वो टॉपिक था कि आप अपनी एयर को किस तरीके से नम करें, जो आप अंदर लेके जा रहे हैं, यानी मॉइस्ट किस तरीके से करें, आप उसको वार्म किस तरीके से करें, यानी कि उसका टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और आप उसको साफ़ किस तरीके से करें, क्योंकि आपके आसपास की हवा इतनी साफ़ नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली अंदर ले जाएं। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इंसानों के अंदर बनाया है, और उसी के ज़रिए से हम लोगों को एक साफ़ सुथरी हवा हमारे लंग्स तक पहुँचती है और हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ, क्या क्या बीमारियाँ हम हो सकती हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कफ एंड कोल्ड्स, खांसी। अ कफ इज़ अ सडन क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेजेस। कफ क्या है, सडन क्लियरिंग ऑफ एयर पैसेजेस, अचानक से आपका जो एयर पैसेज है वो क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, तो आपको खांसी हो जाती है। बट कफिंग टुगेदर विथ स्नीजिंग एंड अ ब्लॉक्ड और रनी नोज आर साइंस दैट यू हैव अ कोल्ड।
लेकिन अगर आपको खांसी है, उसके साथ आपको छींकें भी आ रही हैं, उसके साथ आपकी नाक बह रही है या आपकी नाक ब्लॉक हो चुकी है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ये सब किस चीज़ के साइंस हैं? कोल्ड के। Cold are caused by viruses which invade the cells lining the nose and throat, causing them to break down. जी, कोल्ड जो होते हैं वो किस वजह से कॉज होते हैं? वायरसेस की वजह से। वो वायरसेस क्या करते हैं? आपकी नोज़ की, आपके नाक की और गले की जो सेल्स की लाइनिंग है उसके अंदर चले जाते हैं और उस लाइनिंग को तोड़ फोड़ देते हैं। दिस गिव यू आ सॉर थ्रोट एंड रनी नोज। इससे क्या होता है? आपके गला दुखने लग जाता है, आपके गले में तकलीफ हो जाती है और आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है। As yet there is no cure for a cold, although some medicines can relieve some of the effects of the cold. ये है कि कोल्ड का कोई भी प्रॉपर क्योर नहीं है, प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिससे इसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिससे आपके रनी नोज को रोका जा सकता है, कुछ मेडिसिन मिल सकती हैं ऐसी। इफ़ यू आर हेल्दी योर बॉडी विल क्वाइट क्विकली ओवरकम द कोल्ड वायरसेस। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद जल्दी से कोल्ड वायरसेस को कंट्रोल कर लेगी और ये आपको ख़त्म हो जाएगा। ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप एंड फ्रेश एयर विल ऑल हेल्प। हाँ, अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हैं, यानी कि वो डाइट जो आपको फ़ायदा दे, ठीक है, और सेहतमंद डाइट, आपकी खुराक सेहतमंद हो और आपको फ़ायदा दे। गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, और आप अपनी नींद पूरी ले रहे हैं, एंड फ्रेश एयर, और आप ताज़ा हवा में सांस ले रहे हैं। ये आपकी मदद ज़रूर करेगा इससे निजात हासिल करने में। यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ टू स्टॉप द वायरसेस बीइंग शॉट इनटू द एयर एंड इन्फेक्टिंग अदर पीपल। अगर आपको कफ या कोल्ड का कोई इशू है तो आप रुमाल या टिश्यू इस्तेमाल करें, ठीक है, जिससे आप अपने नोज़ को कवर करें, जिससे आपके जो नोज़ से वायरसेस जो हैं वो हवा में ना जाएं और इससे किसी और दूसरे को ना लग जाएं। इसका ख़ुद को भी बचाना है और दूसरे को भी साथ बचाना है। इसका सबसे आसान तरीका यही है। Here I am showing you cold symptoms. कोल्ड की क्या अलामात हो सकती हैं? कफ, आपको खांसी हो सकती है, चिल्स, आपको सर्दी लग सकती है, हीट, आपको थोड़ा टेम्परेचर हो सकता है, सॉर थ्रोट यानी कि आपका गला ख़राब हो सकता है, या फिर कोल्ड में क्या है? आपकी नाक बह सकती है या आपको छींक वगैरह आ सकती है। इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस, although it is a different virus from the one that causes colds, even though some of the symptoms are similar. इन्फ्लुएंजा जो है वो भी एक वायरस की वजह से होता है इंसान में, लेकिन ये वायरस उस वायरस से डिफरेंट है जो कोल्ड कॉज करता है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको कोल्ड बताया अभी, तो जो कोल्ड कॉज करता है उससे डिफरेंट वायरस है ये। इवन दो सम ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर, लेकिन इसके सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स जो से हैं, कुछ अलामात इसकी उसकी के जैसी हैं। द फ्लू वायरस इंटर्स द बॉडी थ्रू द आइज, नोज और माउथ एंड ट्रेवल्स डाउन टूवर्ड्स द लंग्स। जो फ्लू का वायरस है वो इंटर कहाँ से होता है बॉडी में? आपकी आँखों से, आपके नाक से और आपके मुंह से, और ट्रैवल करके ये कहाँ तक पहुँच जाता है? आपके फेफड़ों या लंग्स तक पहुँच जाता है। वंस द वायरस इज इन द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। अगर एक बार ये वायरस आपकी सांस की नाली, आपके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स तक पहुँच गया तो ये बार बार मल्टीप्लाई करता रहेगा, अपनी तादाद को बढ़ाता रहेगा, ठीक है, अपने जैसे और वायरसेस पैदा करता रहेगा। द फर्स्ट सिम्टम्स आर रनी नोज, सॉर थ्रोट एंड कफ। इसके पहली अलामात क्या होती हैं? आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है, सॉर थ्रोट, आपका गला ख़राब हो जाता है और आपको खांसी हो जाती है। As the body tries to overcome the virus, it releases substance to try to fight it. जैसे जैसे आपकी बॉडी कोशिश करती है इस वायरस को ओवरकम करने की या इस वायरस को काबू पाने की कोशिश करती है, इसके अंदर से एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो इस चीज़ से फाइट करना शुरू कर देता है। These cause problems elsewhere in the body including aching muscles, headache, fever and weakness. इससे क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी कोशिश कर रही होती है इसको काबू करने की, इसी तरीके से ये वायरस सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो इसके अगेंस्ट फाइट करता है। अब जब वो फाइट करने पे आता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? हमें मसल रैकिंग हो जाती है, मसल पेन हो जाता है,
हमारे सर में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है और वीकनेस यानी कि आपसे उठा नहीं जाता, कुछ भी नहीं किया जाता, वीकनेस फील होती है। एज विथ कोल्ड देयर आर मेडिसिन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा बट नो रियल क्योर। क्या है कि इसी कोल्ड की तरह ही कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इसके कुछ असर को कम कर सकती हैं, लेकिन क्या है इसका कोई ओरिजिनल इलाज नहीं है, कोई रियल क्योर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? देयर आर वैक्सीन दैट कैन बी इंजेक्टेड टू try to protect people against influenza, but the problem is that the virus keep changing and it is impossible to produce vaccines quickly enough to fight each new form of the virus। मसला क्या है कि कुछ वैक्सीन इस बारे में ईजाद भी हुई और उन्होंने वर्क भी किया, लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है कि ये वायरस बार बार अपनी शेप चेंज करता रहता है, नई फॉर्म में आता है हर बार। अब ये बहुत मुश्किल है कि हर बार नई फॉर्म को स्टडी किया जाए और उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाए, इसलिए आज तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं आई। हाँ, इसके जितना ये भारी होके जितना बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमें अटैक करता है, इसकी शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। एज विथ कोल्ड्स इन्फ्लुएंजा मे मेक यू स्नीज, इट्स योर बॉडीज वे ऑफ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द वायरसेस दैट मेड यू इल। हाँ जी, इन्फ्लुएंजा की कोल्ड की ही तरह इन्फ्लुएंजा जो सा है उसमें भी आपको छींकें आती हैं और क्या होता है आपकी बॉडी जब इससे निजात पाने की कोशिश कर रही होती है और उसी वजह से आप ज़्यादा बीमार खुद को फील कर रहे होते हैं। बट द एवरेज स्नीज विल स्प्रेड ओवर 100,000 वायरसेस अप टू 10 मीटर्स, देयरफॉर ऑलवेज यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ सो दैट यू डू नॉट इन्फेक्ट एवरीवन अराउंड यू। जी, तो जो एक एवरेज स्नीक है, नॉर्मल बंदा जो छींक लेता है, उसके ज़रिए से अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, आपको ज़ुकाम है और आप छींक रहे हैं तो आपकी छींक से 100,000 वायरस जो हैं 10 मीटर तक जाएंगे। 10 मीटर आप अपने से हिसाब लगा लें और 100,000 वायरस आप फैलाएंगे 10 मीटर तक। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप हर बार जब भी आपको इन्फ्लुएंजा हो, आपको फ्लू हो, ज़ुकाम हो, तो आप टिश्यू यूज़ करें, आप कोई रुमाल यूज़ करें, ताकि आपको जो बीमारी है वो किसी दूसरे तक ना फैले। सिर्फ वो आपको है, आप आहिस्ते आहिस्ते से निजात हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि किसी दूसरे को आप वो तकलीफ़ ना पहुंचाएं। इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स या फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ मेरे पास एक तस्वीर है जिसके ज़रिए से मैं आपको बता सकती हूँ। हाई फीवर, आपको तेज़ बुखार भी हो सकता है। पेन इन मसल्स, आपके मसल्स में पेन हो सकता है। सॉर थ्रोट, गला ख़राब हो सकता है। हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। कफ या फिर आपको खांसी हो सकती है। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। प्रिवेंशन हम किस तरीके से रोक सकते हैं? एक तो हम अपने मुंह को कवर रखें, जब हम छींक रहे हों या खांस रहे हों तो हम साइड पे चले जाएं या अपने मुंह को कवर करें। पानी एक बैलेंस उसमें लें, जितना पानी आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं 3 लीटर अ डे आप वो पिएं। और आप डेली एक्सरसाइज करें और हाथ वगैरह धो के जो भी खाएं और ताज़ा सब्जियां अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। ये आपको इन्फ्लुएंजा से ओवरकम करने में हेल्प करेगा और आपको जल्दी इन्फ्लुएंजा से बाहर निकालेगा। ये नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ एस्थमा। एस्थमा, सांस का रुकना। एस्थमा इज़ अ डिजीज़ इन विच द मसल्स इन द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग्स। होता क्या है कि जो आपके ब्रोंकाई हैं उसके अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। जब आपके ब्रोंकाई के मसल सिकुड़ जाते हैं तो आपकी एयर जो सी है वो लंग्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है उसका। वन फॉर्म ऑफ द एस्थमा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इनहेलर। सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट आजकल एस्थमा का नज़र आ रहा है वो क्या है कि आप इनहेलर यूज़ कर रहे हैं। जो लोग एस्थमिक पेशेंट हैं वो इनहेलर यूज़ कर रहे हैं। दिस कंटेन्स अ ड्रग दैट रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। ये क्या करता है इनहेलर कि आपके जो ब्रोंकाई के मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। ठीक है, जब उनको रिलैक्स करता है दिस कंटेन्स अ ड्रग दैट रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। क्या होता है कि जो ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं उसको वो रिलैक्स कर देता है। उसको रिलैक्स करने से क्या हो जाता है, वो जो ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने की वजह से उसमें थोड़ी सी स्पेस हो जाती है, जगह हो जाती है जहाँ से एयर आराम से गुजर जाती है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स
seem to be able to bring on an asthma attack. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्थमा अटैक कॉज कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो. डॉग्स एंड कैट्स कॉज अस्थमा अटैक्स इन सम पीपल. कुछ लोगों को डॉग्स और कैट जो लोग पेट्स रखते हैं, कुछ लोगों को पेट्स से भी एलर्जिक होते हैं, उनको उससे भी अस्थमा अटैक्स हो सकते हैं. टोबैको स्मोक, जो तंबाकू का धुआं है, कोल्ड एयर, ठंडी हवा, एक्सरसाइज, इवन कुछ लोग अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करें उनको उससे भी हो जाते हैं. एंड इवन लाफिंग कैन कॉज अटैक्स. इवन कभी कभार कुछ लोग ज़्यादा हंसें और बहुत ज़्यादा लाउड हंसें या ज़्यादा हंसें, जिनको ये प्रॉब्लम हो उनको उससे भी अटैक्स हो जाते हैं. वरी एंड स्ट्रेस कैन मेक एस्थमा अटैक्स वर्स. अगर आपको कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, तो आपको अस्थमा अटैक बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो जाते हैं. रियली बैड अटैक्स विच फोर्स पीपल टू गो इनटू हॉस्पिटल. इतने बुरे अटैक्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं. ऑफन हैपन आफ्टर वायरस इन्फेक्शन ऑफ द नोज़ और चेस्ट. और आमतौर पे तब भी होते हैं जब आपकी नोज़ या आपकी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाती है किसी वायरस की वजह से. सम पीपल गेट एस्थमा फ्रॉम डस्ट और फ्यूम्स एट वर्क. कुछ लोगों को एस्थमा कहाँ से हो जाता है? जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ कोई डस्ट है या कोई वहाँ पे फ्यूम्स आ गए हैं, उनकी वजह से. परफ्यूम कुछ लोग नहीं यूज़ कर सकते, वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है. However, there is no strong evidence to link asthma to air pollution. लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर कोई सबूत नहीं है जिसके ज़रिए से हम ये साबित कर सकें कि एस्थमा पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से है. ऐसा कोई भी सबूत हम अभी तक साइंस इसको साबित नहीं कर पाई. Of course, other things have to decide whether you get asthma in the first place, not just one attack, but the disease as a whole. You can inherit that tendency to develop asthma from one of or both of your parents. क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अटैक नहीं, कभी कभार पूरी बीमारी जो होती है वो ही क्या कहते हैं आपको कहीं ना कहीं से कॉज हो जाती है. और ये है आपके पेरेंट्स से आप में इनहेरिट होकर आता है. कभी आपकी मदर को हो या किसी के फादर को हो, तो उनसे इनहेरिट होकर आप में आ भी सकता है. ये भी प्रॉब्लम है कि ये पेरेंट्स से भी आ सकता है, आपको जानवरों से भी हो सकता है, आपको मिट्टी से भी हो सकता है, परफ्यूम की स्मेल से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से जो आपको एलर्जी करती है उससे अस्थमा अटैक आपको हो सकता है. यहाँ पे एक पिक्चर है जिसके ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको और अच्छे तरीके से. ये एस्थमा, ये म्यूकस की लाइनिंग जो थी, आपकी ब्रोंकाई की लाइनिंग जो थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसी की वजह से आपको सांस नहीं आ रहा. अब ये होता किसकी वजह से? रिस्क फैक्टर जेनेटिकली, यानी कि आपके पेरेंट्स से आ सकता है आपको, और डस्ट आपको मिट्टी से आ सकता है, और इन्फेक्शन किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से आ सकता है. पोल्यूशन से भी आ सकता है, जैसे मिट्टी वगैरह से. अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लेते हैं इससे भी आ जाता है. सिगरेट से भी आ जाता है आपको. पेट्स अगर आप रखते हैं, डॉग्स एंड कैट्स, उनसे भी आ जाता है. डस्ट से आ जाता है. परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक से भी मैंने आपको बताया ये आ सकता है. नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या हैं? ड्राई कफ, आपको खुश्क खांसी हो सकती है. नाइट कफ, आपको रात में खांसी हो सकती है. डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो सकती है. डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज चेस्ट पेन और टाइटनेस, यानी कि आपकी चेस्ट में पेन फील हो सकता है आपको. एंड वीजिंग, यानी कि आपके सीने में से सीटी जैसी आवाज़ आपको फील हो सकती है. आगे आपके इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, आप किस किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, और वो एक्सरसाइज करें जो आपको ईज़ दे, आप आराम से कर सकते हो. नेक्स्ट आप इन्हेलर ले सकते हैं. इन्हेलर के ज़रिए से आप अपने सांस को मेंटेन कर सकते हैं. और आप अवॉइड करें सिगरेट स्मोकिंग से या अल्कोहल से आप अवॉइड करें, जिसके ज़रिए से आपको हेल्प हो सकती है. यहाँ पे ये एक और तस्वीर है अस्थमा कॉजेज़ की. जो स्ट्रेस से आपको कभी कभार अस्थमा होते हैं, कभी कभार कुछ आप ऐसी मेडिकेशंस ले लेते हैं जिनकी वजह से आपको अस्थमा हो जाता है. डस्ट की वजह से आपको हो जाता है, केमिकल्स एंड परफ्यूम्स की वजह से आपको.
नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्मोकिंग टोबैको, तंबाकू नोशी. Some of the worst and avoidable diseases of the respiratory system results from smoking tobacco. कुछ बहुत बुरी और जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं वो डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम की किस वजह से होती हैं, तंबाकू नोशी की वजह से होती हैं. मोर देन 300 डिफरेंट केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन द सिगरेट स्मोक. सिगरेट के धुएं में 300 से ज़्यादा केमिकल्स मिलेंगे आपको. दे इंक्लूड अ ड्रग कॉल्ड निकोटीन. इसके अंदर एक ड्रग होती है जिसको निकोटीन कहते हैं. दिस ड्रग इज़ एडिक्टिव. ये ड्रग ऐसी होती है जो आपको अपना आदी बना लेती है. एंड स्पीड्स अप द हार्ट बीट, और ये आपकी दिल की धड़कन को तेज़ करती है. एंड नैरोज द आर्टरीज, और आपकी आर्टरीज को अंदर से तंग करती है. सो कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है. ऑल्सो इन टोबैको स्मोक इज़ तार. टोबैको स्मोक के अंदर तार भी मौजूद होता है. दिस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड मेक देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन. ये क्या करता है, ये जो लंग्स के अंदर वाली लाइनिंग होती है इनकी कोटिंग कर देता है. पूरे लंग्स के अंदर की लाइनिंग के ऊपर कोट हो जाता है, फैल जाता है. द तार कंटेन्स केमिकल्स दैट कैन कॉज लंग कैंसर. तार के अंदर एक ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो लंग कैंसर कॉज करते हैं. स्मोकर्स आर अबाउट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स. जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनके 14% चांसेस होते हैं उन लोगों से जो लोग तंबाकू नोशी नहीं करते उनके लंग कैंसर होने के. टोबैको स्मोक ऑल्सो कंटेन्स अ पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड. तंबाकू के जो धुआं है उसके अंदर क्या एक और जहरीली गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस जॉइंस अप विद द रेड ब्लड सेल्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. ये क्या करती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है. और ये जब ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की कैरी करने का काम ख़त्म कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, और आपकी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. The first effect of tobacco smoke are that the bronchioles narrow the cilia lining, the air passage stop beating. पहला जो इफ़ेक्ट होता है, पहला असर टोबैको स्मोक का क्या होता है, जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं वो नैरो हो जाते हैं यानी अंदर से तंग हो जाते हैं. और जो सीलिया लाइनिंग होती हैं वो जो जितनी भी सीलिया लाइनिंग होती हैं नैरो द सीलिया लाइनिंग द एयर पैसेज स्टॉप बीटिंग. क्या होता है कि जो सीलिया की लाइनिंग है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, और इसकी वजह से बीटिंग रुक जाती है आपकी एयर पैसेज के अंदर, यानी पूरे सांस लेने के रास्ते के अंदर की जो बीटिंग होती है जिसकी वजह से आपकी एयर मूव कर रही होती है वो रुक जाती है. द स्मोक ऑल्सो मेक्स द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज प्रोड्यूस मोर म्यूकस. और क्या होता है, जो एयर पैसेज की आपके सांस की नाली की जो लाइनिंग होती है अंदर की जो परत होती है उसमें म्यूकस पैदा हो रहा होता है, वो म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है. दिस कलेक्ट्स इन द ब्रोंकियोल्स कॉजिंग अ स्मोकर कफ. ये आपके ब्रोंकियोल्स में जमा होना शुरू हो जाता है, फिर आपको स्मोकर कफ हो जाती है, यानी कि तंबाकू नोशी करने वालों को एक ख़ास किस्म की खांसी होती है वो आपको हो जाती है. विद प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन टोबैको वीकन द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई. और अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक करें, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक करें तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस टोबैको के आपको तंग करना शुरू कर देते हैं. वो क्या करते हैं कि वो आपकी एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं, आपकी जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर की जो दीवारें हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं. द इंसेसेंट स्मोकर स्कफ में इवेंचुअली बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड एल्वुलाई. और अगर आप मुसलसल आपको ये स्मोकर कफ हो रही है, मुसलसल हो रही है और आपको रुक नहीं रही, उससे क्या होगा, आपके जो एल्वुलाई होंगे कुछ एल्वुलाई आपके ब्रस्ट हो जाएंगे. ठीक है. इन टाइम द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस. और जो लंग्स की जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है, जज़्ब करने वाली जो सरफेस है वो कम हो जाएगी. यानी कि आपका जब आपके एल्वुलाई ख़राब हो जाएंगे, आपके एल्वुलाई ख़राब होने की वजह से आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड में जज़्ब होना कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. देन द स्मोकर कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली. और फिर क्या होगा, जो सिगरेट नोशी करने वाला है उसके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उसके ब्लड को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. द डैमेज्ड एल्वुलाई एंड द इफेक्ट्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन मेक द स्मोकर ब्रेथलेस एंड एग्जॉस्टेड एट द स्लाइटेड एक्सर्शन.
जब आपके एल्वुलर डैमेज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वो होगी, और वो क्या होगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी आपके सिगरेट स्मोकिंग से, और वो क्या करेगी, एक आपके एल्वुलार डैमेज हो गए, फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो स्मोकर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फीलिंग हो जाएगी बंदे की, और उसको सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस डिजीज इज़ नोन एज एम्फीसीमा, इस बीमारी को एम्फीसीमा कहते हैं। Another effect of cigarette smoke is that when the cilia in the air passage stop beating and the excess mucus collects in the bronchi and the breathing tubes become inflamed. वही बात पिछली वाली कि आपके जो सीलियाँ हैं एयर पैसेज में, उनकी बीटिंग स्टॉप हो जाएगी। जब उनकी बीटिंग स्टॉप हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देंगे। जब वो म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, ब्रोंकाई में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो म्यूकस कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकाई में। पहले वो कलेक्ट हो रहा था ब्रोंक्यूल्स में, अब की बार वो ब्रोंकाई में कलेक्ट हो रहा है। अब जब ब्रोंकाई में कलेक्ट हो जाएगा द ब्रीथिंग ट्यूब बिकम इन्फ्लेम्ड, तो जो ब्रीथिंग ट्यूब्स हैं, सांस लेने वाली जो नालियाँ हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। दिस इन्फ्लेमेशन इज नॉन एज ब्रोंकाइटिस, और इस इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। ओवर 95% ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस आर स्मोकर्स। 95% लोग जिनको ब्रोंकाइटिस हो रहा होता है, या जो ब्रोंकाइटिस की वजह से बीमार होते हैं, उनको क्या होता है, वो 95% जो से लोग होते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, वो स्मोकर्स होते हैं, 95% लोग। और एंड दे हैव 20 टाइम्स ग्रेटर चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस देन नॉन स्मोकर्स, और उनका 20% ज़्यादा चांस होता है तंबाकू नोशी ना करने वालों से कि वो ब्रोंकाइटिस से उनकी डेथ भी हो सकती है। उनकी डेथ के 20% चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉन स्मोकर से। Even if you do not smoke yourself, there are still risks from tobacco. It has been shown that repeated breathing in of smoke from a nearby smoker known as passive smoking can also damage your health. अगर आप खुद स्मोक नहीं भी कर रहे, आपको तब भी टोबैको का रिस्क है। ये देखा गया है कि जो बंदा स्मोक नहीं कर रहा और वो किसी पास बैठे हुए इंसान से जो स्मोकिंग कर रहा है उससे स्मोक को अंदर लेके जा रहा है, इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। इससे भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, इससे भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। पैसिव स्मोकिंग जिसमें आप खुद स्मोक नहीं कर रहे, आपका बराबर वाला स्मोक कर रहा है, सिर्फ आप उस स्मोक के धुएं को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। स्मोकिंग टोबैको से क्या होता है, आपके जो लंग्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होते हैं और आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। टोबैको का स्मोक जो सा है, तंबाकू नोशी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। यहाँ पे मैंने 2 मेन बीमारियाँ डिस्कस की जो आपको तंबाकू नोशी से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, जिनमें एक है एम्फीसीमा और दूसरी है ब्रोंकाइटिस। एम्फीसीमा आपकी ब्रोंक्यूल्स में जब म्यूकस कलेक्ट हो जाता है तो आपको कॉज हो जाती है, और ब्रोंकाइटिस जब आपकी ब्रोंकाई में म्यूकस कलेक्ट हो जाता है तो आपको हो जाती है। थर्ड मैंने डिस्कस किया पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग जिसमें आप खुद तो स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आपके बराबर वाला स्मोक कर रहा है और उसका तमाम धुआं आपको भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो आप भी एक तरीके से उस स्मोकिंग के इफ़ेक्ट में हैं और वो आपके लंग्स को या आपकी एयर पैसेज को डैमेज कर सकता है। यहाँ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ हिस्से हैं, इसको मैं अलग से दोबारा बताने लगी हूँ। वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपकी वॉइस भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है विंड पाइप और ट्रैकिया, सांस की नाली जहाँ से आपका सांस जाता है, ये नाक और मुंह जहाँ से आपके सांस इंटर होता है, हवा इंटर होती है, फिर लैरिंक्स से गुजरती है वॉइस बॉक्स, उसके बाद विंड पाइप और ट्रैकिया। उसके बाद ये विंड पाइप और ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक ये और एक ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है। राइट ब्रोंकस एक अकेली होगी तो आप ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को मिला के आप ब्रोंकाई कहेंगे। राइट ब्रोंकस आपका ये है, लेफ्ट ब्रोंकस आपका ये है। ये दरमियान में आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट लंग आपका ये, और ये आपका राइट लंग। नेक्स्ट ये जो ब्रोंकस है आगे रेड कलर की नालियों में डिवाइड हो रहा है, छोटी छोटी नालियों में ये डिवाइड हो रहा है, जिन नालियों को कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन नालियों को क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। राइट, या आपका राइट लंग है, सीधे हाथ वाला फेफड़ा, और ये आपका लेफ़्ट लंग है। ये आपकी रिब्स हैं,
पसलियाँ जो बाहर की तरफ मूव करती हैं जब आप सांस को अंदर लेकर जाते हैं। ये आपकी डायफ्राम है, डोम शेप की, जो मैंने आपको बताया था वो। और ये आपकी एयर सैक्स या एल्वुलाई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की इसके ऊपर छोटी छोटी जालियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपके ब्लड कैपिलरीज हैं। ये आपका ब्रोंक्यूल है जो आके आगे एयर सैक्स बनाता है। एयर सैक कट ओपन, ये वो कट है जहाँ से आपकी जो हवा है वो इंटर होती है यहाँ पे, और ये पूरे का पूरा आपका एयर सैक है जो आपको हेल्प करता है सांस लेने में। वही रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेज़ल कैविटी, नाक की कैविटी, और ये माउथ, ये दोनों रास्तों से आपका सांस आता है। फेरेंक्स, लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया सांस की नाली, ब्रोंकाई, नेक्स्ट ब्रोंक्यूल, लंग और डायफ्राम। वही स्ट्रक्चर मैं दोबारा से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही थी जो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया। दैट्स ऑल रिगार्डिंग योर चैप्टर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम, फी अमानिल्लाह।